हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम मूल विधियों से संबंधित पढ़ेंगे। देखिएगा, मूल विधियों से पढ़ते हुए ये हमारी छठी वीडियो है, हमारी छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस में आपकी मूल विधियों की पढ़ा चुका हूं। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इस नियम से संबंधित पूरी जानकारियां मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। पूरी तरह से ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई गई है। अनेक किताबों का पूरा अध्ययन करते हुए इस जो वीडियो को मैं बना रहा हूं। मुख्य रूप से यूपीएसआई के लिए घटना चक्र की बुक और उसके साथ साथ में 2 बुक और भी है जिनको मैंने समावेश किया है इस वीडियो में। आगे चल के मैं उन 2 बुक के बारे में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ऐसे कैसे इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। इसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से संबंधित बातें। सबसे पहले प्रश्न तो यही बनेगा कि ये जो हम अधिनियम पढ़ेंगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये अधिनियम किसका अनुसरण करते हुए बनाया गया है? तो इस अधिनियम का जो निर्माण किया गया है वो न्यूयॉर्क अधिनियम 1950 का अनुसरण करते हुए किया गया है। यानी कि न्यूयॉर्क अधिनियम 1950 में जो बातें कही गई है सेम उसी का हमने रूपांतरण करते हुए, सेम उसी का हमने अनुसरण करते हुए इस नियम को बनाया है, इस अधिनियम को बनाया है। अब बात करें कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है, क्योंकि कोई भी अधिनियम तभी बनता है जब उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं या राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिल जाती है, तभी वह कोई भी अधिनियम बनता है। अब बात करते हैं कि 30 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति द्वारा इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई और उसके बाद ये पूरे भारत में नियम लागू हो गया। ये फिर बन गया अधिनियम। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि वेश्यावृत्ति का निवारण करना। वेश्यावृत्ति का निवारण करना ही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक स्थान में 200 मीटर के भीतर, 200 मीटर का जो दायरा होता है सार्वजनिक स्थान से, उसके अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत वेश्यावृत्ति करना निषेध करने की घोषणा मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा की जा सकती है। कि ये सिंपल सी बात है कि जो आपका सार्वजनिक स्थान रहेगा उसके आसपास का जो 200 मीटर का दायरा होता है वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो आप वहां पर ऐसे स्थान पर वेश्यावृत्ति करना निषेध है। ये इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। और क्या बातें हैं? सबसे पहले तो अधिनियम 2, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत कुछ शब्दावलियों को व्यक्त किया गया है। तो वे शब्दावलियां कौन कौन सी आपके सामने आती है? सबसे पहले वेश्यागृह। तो इस अधिनियम की धारा 2 क के तहत यह कहा गया है कि कोई भी घर, कमरा या स्थान, इनका कोई भी भाग जिसका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए या 2 से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है, तो वो जो स्थान है वो वेश्यागृह के नाम से पुकारा जाता है। और यहां पर वेश्यावृत्ति का अर्थ क्या है? तो वेश्यावृत्ति का अर्थ ये होता है कि वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग करना, यानी कि पैसे कमाने के लिए। वाणिज्यिक प्रयोजन का अर्थ ये होता है, क्योंकि आप जब अधिनियम पढ़ते हैं तो बहुत से आपके सामने मुश्किल शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वाणिज्यिक प्रयोजन, इसका मतलब ये होता है कि पैसे कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का लैंगिक शोषण करना या लैंगिक दुरुपयोग करना ही वेश्यावृत्ति का अर्थ होता है। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है बालक। बालक का मतलब क्या है? कि धारा 2 क के तहत, इसी अधिनियम की धारा 2 क के तहत यह कहा गया है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, वे दोनों ही बालक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि 16 वर्ष से कम के कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, दोनों ही बालक के अंतर्गत कहे जाएंगे। अब बात करते हैं, इसके अंतर्गत एक आता है सुधार संस्थान। सुधार संस्थान क्या है? तो इस अधिनियम की धारा 2 ख ये कहती है कि सुधार संस्थान, देखिएगा पहले से नाम से ही आप समझने का प्रयास करें। सुधार मतलब जिसमें सुधार करना हो, स्थान के ऐसा कोई संस्थान, ऐसी कोई जगह जहां पर लोगों का सुधार किया जाता है। तो धारा 2 ख के तहत ये कहा गया है कि सुधार गृह जो है वो एक ऐसी संस्था होती है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। ऐसा ही मैंने आपको शब्दावली से पढ़ाया था, तो आपने शब्दावलियों का प्रयोग करते ही उसको पढ़ना है। तो सुधार का मतलब है सुधार करना, जिन व्यक्तियों को सुधार की आवश्यकता है उन्हें जहां भी रखा जाता है वो जो स्थान है वो सुधार संस्थान के नाम से जाना जाता है। साथ में देखिएगा कि उसके बाद एक आता है वयस्क। वयस्क मतलब मेजर। अब हम बात करते हैं कि 18 वर्ष से
ज्यादा की जो व्यक्ति हैं, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, 18 वर्ष से अधिक के लड़के या लड़कियां वयस्क की श्रेणी में आते हैं, मेजर की श्रेणी में आते हैं। देखिएगा, दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहला मैंने बालक बताया था, बालक 16 से कम, और वयस्क मतलब 18 से अधिक। अब इनके बीच की आयु 16 से 18 के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो एक इसमें शब्दावली आती है अवयस्क। अवयस्क मतलब माइनर, मतलब कि जिन बच्चों की उम्र 16 से कम है वे आपके कहे गए थे बालक, 18 से ज्यादा है वे वयस्क कहे गए थे, लेकिन जो 16 से 18 के बीच की आयु वर्ग है इसे कहा जाता है अवयस्क। ये बात आपने समझनी है। उसके बाद बात करते हैं कि वैश्यावृत्ति क्या है। वैश्यावृत्ति क्या होती है कि इसी अधिनियम की धारा 2 ये कहती है कि इसके अनुसार वैश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्य प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण करना या दुरुपयोग करना माना जाता है। इसी के अनुसार वैश्या का अर्थ भी लगाया जा सकता है। यानी कि देखिएगा, सिंपल सी साधारण शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि वाणिज्यिक प्रयोजन कि जिस कार्य का उद्देश्य पैसे प्राप्त करना हो, वाणिज्य प्रयोजन का अर्थ हुआ। अब बात करते हैं कि वाणिज्य प्रयोजन यानी कि पैसे कमाने के उद्देश्य से लैंगिक शोषण करना या लैंगिक दुरुपयोग करना ही वैश्यावृत्ति के अंतर्गत आता है। और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं उन्हें ही, या उन महिलाओं को, वे महिलाएं जो लैंगिक शोषण या दुरुपयोग में शामिल होती हैं, उन्हें ही वैश्या कहा जाता है। तो ये यहां से हमने शब्दावली पढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं संरक्षा गृह। देखिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको एक शब्दावली पढ़ाई थी, यहीं से पढ़ते हैं। संरक्षा मतलब कि जो सुरक्षित, जिन्हें संरक्षण दिया जाए, जिनकी देखरेख की जाती है। गृह मतलब घर, कि ऐसा स्थान, ऐसा घर जहां पर, ऐसी संस्था जहां पर लोगों की, बच्चों की देखरेख और संरक्षण दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, वही जो स्थान है वो संरक्षण गृह के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं, इसके आगे बढ़ता है सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक धारा 2 ये कहती है, इस अधिनियम की धारा 2 ये कहती है कि ऐसा कोई भी स्थान जिसका उद्देश्य जनता या लोगों के प्रयोग के लिए किया जाना हो, ऐसा कोई भी स्थान जिसका प्रयोग सामूहिक रूप से जनता करती है या लोगों के द्वारा किया जाता है, तो वही स्थान जो है वो आपका सार्वजनिक स्थान कहलाता है। और ऐसा स्थान होता है जहां पर आम लोगों की जो पहुंच है वो आसान होती है। जैसे आपका बस स्टैंड कहिएगा, आपका हॉस्पिटल कहिएगा, आपका सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत ही मानी गई है। अब इसके बाद में धाराएं आगे पढ़ते हैं। अब ये तो हमने धारा 2 के अंतर्गत पढ़ा था। तो अगर आपसे पूछे कि इस अधिनियम की धारा 2 में क्या कहा गया है, तो इस अधिनियम की धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करी गई है। लेकिन अब हम बात करते हैं धारा 3 क्या कहती है। तो धारा 3 के अनुसार क्या होता है कि दंड का प्रावधान, यानी कि कोई भी व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंधन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत आता है। अगर पहली बार में दोष सिद्ध हो जाता है, पर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके लिए 1 साल से 3 साल का उसके ऊपर कारावास होगा, साथ में ही 2000 रुपए तक का उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि दूसरी बार में यदि दोष सिद्ध होता है तो 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का उसे कारावास दिया जाएगा, साथ में 2000 रुपए उसके दंड स्वरूप भी दिए जाते हैं। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद आगे कि यदि किसी परिसर का किराएदार, परिसर मतलब कोई भी स्थान, कोई भी घर, कोई भी कमरा, उसका किराएदार, उसका अधिभोगी, उसका मालिक, उसका पट्टेदार अपने परिसर को, अपने स्थान को वेश्यागृह के उपयोग के लिए देता है तो उस पर भी दंड का प्रावधान है। कितना प्रावधान होगा? तो ये पहली बार दोष सिद्ध अगर उस पर होता है तो 2 साल का कारावास और 2000 रुपए जुर्माना, और अगर उस पर दूसरी बार का दोष सिद्ध होता है तो उसके लिए 5000 रुपए का जुर्माना जो है, 2000 रुपए का जुर्माना और साथ में 5 वर्ष का उसे कठोर कारावास दिया जाता है। ये धारा 3 कहती है दंड का प्रावधान। अब इसमें धारा 4 क्या कहती है? तो इसमें धारा 4 ये कहती है कि यदि कोई भी 18 से अधिक का उम्र का कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की वेश्यावृत्ति का उपार्जन पर निर्वाह करता है, यानी कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है और उसके कमाए हुए रुपयों पर कोई निर्वहन करता है, कोई उसके कमाए हुए रुपयों पर अपने जीवन का गुजारा करता है, तो उसे भी दंड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 साल का कारावास, साथ में 2000 रुपए जुर्माना, साथ में दोनों का भी प्रावधान है, यानी कि आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, साथ में आपको कारावास भी दिया जा सकता है।
और यदि ऐसी वैश्यावृत्ति का संबंध जो है वो किसी बालक से है या अवयस्क से है तो 7 साल से लेकर के 10 साल का उसे कारावास दिया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं धारा 4 की तरफ। तो धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 के अनुसार क्या होता है कि जो 18 वर्ष से अधिक का जो वयस्क होता है उस आयु वर्ग के बारे में यदि दोष साबित हो जाता है तो वह किसी वेश्या के साथ निवास करता है तो उसके साथ रहता है या किसी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है या किसी के लिए दलाली का कार्य करता है या किसी को वेश्यावृत्ति करने के लिए सहायता प्रदान करता है तो वो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का बच्चा या जान या वयस्क जो है वो भी इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान, दंड का भोगी होगा। क्या बात होगी उसके अंतर्गत? धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति के साथ या सहमति के बिना भी वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है। देखिएगा बात क्या कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य महिला के साथ में उसकी सहमति से या उसकी बिना सहमति से वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से ले जाता है या ले जाने का प्रयास भी करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया जाएगा। और यह दंड कितना होगा कि यदि 3 साल से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कठोर दंड होगा। इसके साथ में 2000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 के अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति या असहमति से वेश्यागृह में विरोध करता है या किसी परिसर में इस उद्देश्य से विरोध करता है कि वह दूसरे के साथ मैथुन करे जबकि वे दोनों पति पत्नी नहीं हो तो भी उसे 7 साल का कारावास दिया जाएगा। और ये कारावास जो है ये बढ़ा करके 7 साल से बढ़ा करके आजीवन भी हो सकता है। और इसके साथ में उस व्यक्ति को जो दंड जो है उसके साथ साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये धारा 6 कहती है। अब बात करते हैं धारा आगे क्या कहती है कि सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र में वेश्यावृत्ति। देखिएगा आगे बात करते हैं कि सार्वजनिक स्थान या परिसर वह स्थान होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वह स्थान होता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा धार्मिक पूजा स्थल, अधिसूचित किया गया क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल, अस्पताल, छात्रावास, हॉस्टल्स, परिचर्या गृह, कोई भी ऐसा स्थान होता है ये सारा का सारा स्थान सार्वजनिक स्थान कहलाता है। बस स्टैंड होता है, कोई भी एयरपोर्ट होता है, ये सब सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत आते हैं। केवल यही नहीं बल्कि इनके आसपास का 200 मीटर का जो दायरा होता है वो भी सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें धारा 7 के अनुसार 7 धारा जो है ये कहती है कि वेश्यावृत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति सार्वजनिक स्थल पर या सार्वजनिक स्थान के आसपास की जाती है तो उसे 3 महीने का कारावास दंड दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान से दूर रह करके सरकार ने निर्देश दिए कि ये सारे जो कार्य है ये भी एक व्यापार है, लेकिन वो सार्वजनिक स्थान से दूर किया जाना चाहिए। बात करते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर यदि किसी बालक या अवयस्क के साथ में वेश्यावृत्ति करी जाती है, बालक, देखिएगा अगर बात करी थी वहां पर हमने वयस्क व्यक्ति की, अगर वयस्क के साथ में किया जाता है तो उसे 3 महीने का कारावास दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी अवयस्क या बालक के साथ में ऐसी कोई कार्य किया जाता है तो उसके साथ में वेश्यावृत्ति की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 7 से लेकर के 10 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी है और जरूरत पड़ने पर कारावास आजीवन भी हो सकता है। बात करते हैं कि धारा 8 के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देने, देखिएगा अभी मैंने आपसे बताया था कि सार्वजनिक स्थान के आसपास या सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के दायरे में वेश्यावृत्ति करना जुर्म है, अपराध है, दंड है। लेकिन मैं अब आपसे अगली बात क्या कह रहा हूं, मैं आपसे अगली बात ये कह रहा हूं कि यदि ऐसे सार्वजनिक स्थान से कोई कार्य किया जा रहा है, कोई दुष्कर्म किया जा रहा है, कोई भी आपका वेश्यावृत्ति कार्य किया जा रही है और उस सार्वजनिक स्थान से वो दिखाई दे या वो सार्वजनिक स्थान से सुनाई दे तो वो अपराध के अंतर्गत आता है। इसके तहत अंग प्रदर्शन भी आ सकता है, अंग विक्षेप मतलब कि अपने अंगों को दर्शाना, उसके बाद अपने शरीर को जानबूझकर लोगों को दिखाना, लुभाना ताकि वो इस कार्य के लिए अंदर से प्रेरित हो सके, ऐसे काम भी दंड के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति से वेश्यावृत्ति की यात्रा करना, छेड़छाड़ करना, वेश्यावृत्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों पर घूमना फिरना, ये सब भी दंड के लिए ही आते हैं। बात करते हैं कि ऐसे दंड के लिए कुछ वो भी बनाए गए हैं,
प्रावधान भी है, जैसे कि पहली बार अगर दोष सिद्ध होता है तो 500 रुपए से लेकर के 6 महीने तक दंड दिए जाएंगे, या दोनों भी हो सकते हैं। दूसरी बार 1 साल से लेकर के दंड दिया जाएगा, 500 का जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। और यदि कोई वयस्क अपराध करता है, वयस्क मतलब कि 18 से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 3 महीने की सजा का प्रावधान भी सरकार ने कर रखा है। अब बात करते हैं कि अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को प्रलोभन देना। देखिएगा, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा मतलब स्वयं की रक्षा या देखरेख में उस व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन देता है, मतलब प्रलोभन मतलब लालच देता है या लालच देने में सहायता करता है। देखिए, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां से आप उनको मुश्किल शब्द होते हैं, मैं उनको आसान बना करके कहता हूं। प्रलोभन मतलब कि कोई व्यक्ति लालच देता है या लालच देने में सहायता करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, मतलब कि उसका मस्तिष्क को घुमा करके कार्य करने का प्रयास करता है, तो वे भी अपराध के अंतर्गत ही आते हैं। और इनके सजा कितनी होगी? कम से कम 7 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रावधान होता है, जिसे बढ़ा करके आजीवन भी किया जा सकता है। और इसके साथ जुर्माना भी दंडनीय है। जैसे अधिनियम की धारा 10 क के अनुसार ये कहती है, इस अधिनियम की धारा 10 क ये कहती है कि यदि कोई अपराधी को सुधार गृह या सुधार संस्था में भी रखने का प्रावधान है, कि अगर कोई अपराधी है तो उसे सुधार गृह में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं धारा 13। इसके अंतर्गत सरकार जो है वो किसी सलाहकार निकाय की नियुक्ति कर सकती है या विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी होगा वो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का व्यक्ति नहीं इस पर व्यक्ति जो है वो अधिकारी नहीं हो सकता है, कि कम से कम सब इंस्पेक्टर के लेवल का व्यक्ति होना चाहिए जिसकी नियुक्ति करी जाती है। इसके अनुसार क्या होता है, यदि पुलिस अधिकारियों की सलाह देने के लिए एक अशासकीय सलाहकार भी नियुक्त किया जा सकता है। अशासकीय मतलब कि जो शासन में ना हो, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि महिला सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होना चाहिए, इसके साथ 5 सामाजिक कार्यकर्ता कल्याण व्यक्ति होने चाहिए। धारा 14 क्या कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय माना जाएगा। अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो वह संज्ञेय होगा। अब धारा 15 के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी जो है वो आपराधिक क्षेत्र या परिसर में बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है और परिसर को तलाशी भी ले सकता है। इस दौरान साक्षी के तौर पर 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों, जिनमें एक महिला निवासी होनी अनिवार्य है, उनको परिसर में मौजूद रहने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद जो धारा है वो क्या कहती है, धारा 16 है। इसके अनुसार किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति से सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है, तो उसे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को वेश्यागृह से हटाए और मेरे समक्ष पेश करे। यानी कि ये कानूनी तौर पर न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को वहां से हटा करके ला करके कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया जाए। और धारा 17 के क्या कहती है कि इसके अनुसार मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके संरक्षक माता पिता को सौंप सकता है। यदि जिस व्यक्ति से अगर वेश्यावृत्ति कराई जा रही है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है, न्यायालय जो है, वो उसके संरक्षक को या उसके माता पिता को सौंप सकता है। ठीक है, ये धारा 17 के बारे में कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद में 2-3 स्लाइड और भी बची है कि वेश्यावृत्ति को बंद कराना। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के दायरे में कोई भी वेश्यावृत्ति हो रही है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वेश्याओं द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट घर के मालिक को सूचना देगा। सबसे पहले तो जिस घर में हो रहा है उस घर के मालिक को सूचना दी जाती है। उसके बाद धारा 20 के अनुसार मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी स्थान में कोई व्यक्ति या वेश्या है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सूचना भेजेगा कि वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो और 7 दिन में वह वहां से हटाई जानी चाहिए। साथ में यदि उसका पालन नहीं किया गया तो उसे 200 रुपए का जुर्माना भी दिया जाएगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं कि अधिनियम 21 क्या कहता है कि इसके अनुसार राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार संरक्षा गृह या सुधार गृह की स्थापना भी कर सकती है। कि यदि राज्य सरकार को, कोर्ट को ऐसा लगता है कि संरक्षा गृह या सुधार गृह की स्थापना करना आवश्यक है तो उसकी स्थापना भी की जा सकती है। साथ में देखिएगा, आखिरी स्लाइड आपके सामने है कि मामले का विचारण। अधिनियम की धारा 22
कि इसमें 22 धाराएं हैं। 22वीं धारा में आपके सामने रखता हूं कि इसमें विचारण मतलब विचार करने का अधिकार किन किन को है। पहला है महानगर न्यायालय मजिस्ट्रेट, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और धारा 22 क के अनुसार राज्य सरकार अपराधी पर शीघ्र विचार करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय में परामर्श कर सकती है और उस क्षेत्र में एक से अधिक न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है। तो ये हमने पूरी वीडियो के बारे में जानकारियां पढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसके पीडीएफ को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, फेसबुक पेज से या व्हाट्सएप ग्रुप से। साथ साथ में आप हमारे ज्ञानकोश ऐप को भी इंस्टॉल करें। और ये जो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये केवल घटना चक्र की बुक से नहीं लिया गया, बल्कि घटना चक्र के साथ साथ में मेरे द्वारा लिखी हुई 2 पुस्तकों से भी लिया गया है। सबसे पहली है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दूसरी है कि मूल विधि जो कि पुलिस उप निरीक्षक। आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनको अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से परचेज करना चाहते हैं तो नीचे नंबर भी लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। ये हमारी क्लास 6 थी। अगली क्लास में मैं फिर आपके सामने होता हूं प्रस्तुत। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।